ओके, अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है मींस कंपनी का बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे कंपनी अच्छे से रन कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज़ हम कहते हैं कि कोई काम सही से नहीं जा रहा। ठीक है, सो हम यही कहेंगे कि अगर एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा ना, तो कंपनी पूरी की पूरी सही से रन ही नहीं कर रही है। ठीक है, उसमें कभी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, कभी कोई काम ठीक नहीं हो रहा होगा, कभी डिलेज आ रहे होंगे, कभी कोई अपनी मनमानी कर रहा होगा। सो बेसिकली एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम उसमें बढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बनता क्यों है। ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है। उसमें होता क्या है, डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। जो भी काम होता है वो स्पेसिफिक जॉब्स में और डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस का फाइनेंस में चला जाएगा, मार्केटिंग का मार्केटिंग में चला जाएगा, अकाउंटिंग का अकाउंट्स में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल जॉब्स। मीन्स हर किसी की अपनी फील्ड होती है, हर किसी ने अलग अलग पढ़ा होता है। ठीक है, हर किसी को अलग अलग चीज़ों का पता होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जिस जॉब में अच्छा होता है हम उसको वही टास्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। ठीक है, मीन्स ये कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल टास्क होते हैं ना, उसको हम एक साथ ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फाइनेंस का हम फाइनेंस में ले आएंगे, अकाउंट्स का अकाउंटिंग में ले आएंगे, और मार्केटिंग का मार्केटिंग में ले आएंगे। ठीक है, सो उसके जो डिफरेंट टास्क हैं वो हम ऑर्गेनाइज कर देते टुगेदर। क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स मीन्स क्लस्टर्स हमारे पास मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, सिमिलर जो जॉब्स होती है। ठीक है, हम उनको यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये भी लास्ट पॉइंट की तरह है कि जो सिमिलर जॉब्स हैं मींस मार्केटिंग की हैं वो सारे मार्केटिंग में आ जाएंगे, अकाउंटिंग की हैं वो सारे अकाउंटिंग में आ जाएंगे, और मींस एक और मैंने कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, फाइनेंस की हैं वो फाइनेंस में आ जाएंगी। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स एक कंपनी अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे ना, तो वह कंपनी कभी सही से नहीं चलेगी। कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कोई किसी की मानेगा नहीं, हर कोई अपनी मनमानी करेगा। अब हर किसी के अपने अलग अलग जो है वो हम कह सकते हैं थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। अब कोई किसी के ओपिनियन पे ना माने, तो इस तरीके से कंपनी में बहुत ज़्यादा इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से कंपनी सही से नहीं चल सकती। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में वो एक रिलेशनशिप कायम रखता है। ठीक है, एक दोस्ताना माहौल रखता है, एक काम से रिलेटेड प्रोफेशनल वर्क का रिलेशनशिप भी रखता है, हर तरह का रिलेशनशिप रखता है जिससे कंपनी जो है अच्छे से रन कर सके। ठीक है, फिर सिक्स्थ में आता है एस्टैब्लिशेस फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन ये भी है कि हर किसी को पता होता है कि यहाँ पे बॉस कौन है। ठीक है, हर किसी को पता होता है कि ऑर्डर कौन देगा। ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है हमें। फिर उसके बाद है एलोकेट्स एंड डिप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को आप कैसे शेयर करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यूज़ करोगे। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद है an organizational structure describes how a company, division, team or other organization is built, how all of its various components fit together. एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिस्क्राइब करता है कि एक कंपनी, उसकी डिवीज़न, उसकी टीम और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से बनेंगी। ठीक है, इसके जितने भी वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो हम एक साथ कैसे फिट कर सकते हैं। तो एक कंपनी के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, उसमें होता क्या है, उसमें टास्क एलोकेशन होती है। मींस ये मतलब हर किसी को उसका टास्क देना कि तुमने ये काम करना है, उसने वो काम करना है। कोऑर्डिनेशन मींस ये कि आप जो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि रिलेशनशिप कायम होना चाहिए हर कोई। जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है, ठीक है, कपड़ों का ब्रांड है, सबसे पहले वो बनता है,
कपड़ा बनता है, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर कोई काम होता है मींस नग का काम होना होता है, कोई दबके का काम, जैसे मैं एक तरह से उसको फैंसी ड्रेस बनाना चाह रही हूँ तो वो काम होता है, या फिर एम्ब्रॉयडरी होनी होती है, वो होती है। फिर उसके बाद स्टिचिंग होती है, ठीक है। तो अगर कपड़ा ही नहीं बना, या फॉर एग्जांपल अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई, तो हम उसको फर्दर कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सुपरविजन होनी चाहिए, मींस आप ये भी चेक कर रहे हो कि काम प्रॉपर हो रहा है भी या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है तो काम भी नहीं होगा। इस तरीके से आप मॉनिटर ही नहीं करोगे तो फिर कुछ लोग होते हैं जो कि आपको टाइम पे काम करके नहीं देते। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें आता है चूजिंग द करेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंश्योर्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड ग्रोथ, कंटेंट एम्प्लॉयज़ एंड प्रॉफिटेबल रिटर्न्स फॉर द शेयर होल्डर्स। अगर आप एक करेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रखोगे ना, आपकी कंपनी जो है वो सही से मैनेज हो सके, तो इस तरीके से आपकी जो कंपनी होती है उसकी ग्रोथ भी होती है, उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुश भी होते हैं, और जिसकी वो कंपनी होती है उसको एक तरीके से प्रॉफिट भी मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसी के यहाँ पे अपोजिट यही बात लिखी है, चूजिंग द रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट्स टेंशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स, अलाउज इन एफिशिएंट वर्क प्लेसेस टू फ्लरिश एंड रिड्यूसेस कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स इसमें ये बात बताइए, अगर आप जो है वो गलत स्ट्रक्चर को चूज़ करोगे तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैनेजर्स में भी हो सकते हैं, आपका जो काम है वो सही से नहीं होगा और इस तरीके से कंपनी भी वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेगी जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे। इन द वर्स्ट केसेस इनकरेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैन लीड टू कंपनीज क्लोजर। मीन्स देखो, इतनी ज़रूरी है एक कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एक कंपनी का, कि अगर आप उसको सही से बनाओगे नहीं ना तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। इतना ज़रूरी है। अब आप सोचो, A dynamic management structure makes it easier, provides a flexible and ready means for the growth। अच्छा, आपका जो एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होते रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आपने 7 साल पहले एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया था आप उसको स्टिल वही रखोगे, ठीक है। आपका एक डायनामिक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि वो चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको भी एक तरीके से टाइम के साथ साथ चेंज करते रहो जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अदरवाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के टाइम पे 7 साल पहले कुछ फ़ैशन था, अभी के टाइम पे कुछ फ़ैशन है। पहले लोगों को कुछ और प्रोडक्ट्स पसंद थे, अब लोगों को कुछ और प्रोडक्ट्स पसंद हैं। लोग जो है वो एक प्रोडक्ट यूज़ कर के भी थक जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स अपनी चॉइस को चेंज करते हैं। तो अगर आप जो है पहले का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी रख रहे हो, पहले के प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो, हर चीज़ आप पहले जैसी सिमिलर कर रहे हो, तो इस टाइम पर फिर आपको प्रॉफिट इस तरीके से नहीं होगा। तो आपका एक डायनामिक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में कवर करेंगे।